एसिड वाला जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको लिख लीजिए। है ना, लिख लिए होंगे भाई आप लोग। अब एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक ना, ये है बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इसको हम मिटा रहे हैं। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, CO2, SO2, SO3, P4O10, P4O6, P4O8। अरे P4O10 जो होता है बच्चों ना, IIT में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये P4O10। इसमें पूछा गया है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में। ठीक सर ना, ये सब एसिडिक यहाँ ऑक्साइड के एग्जांपल है। हाँ, ये सब एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। Cl2O7 ये सभी एसिडिक ऑक्साइड है ना। और मैंने क्या बोला था बच्चों कि जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे दे विल रिएक्ट विथ बेस। जैसे CO2 है ना, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ बेस, NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा और यहां से बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O, है ना। यहां पर ऐसे ये बेस के साथ में, देखिए ये एसिड है और ये बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, मैंने बताया पानी में भी डिजोल्व करोगे तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो ठीक ना, ऑक्सी एसिड बनाएगा। तो देखिए व्हेन यू विल डिजोल्व CO2 इन वाटर, इट विल फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक ना, तो ये है बच्चों, ये पानी में डिजोल्व करने के बाद में ऑक्सी एसिड बना रहा है ना। ऐसे लिख लीजिएगा भाई। है ना बच्चों, आगे लिख लीजिएगा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है ना, बेसिक ऑक्साइड। तो इसमें लिख लीजिएगा कि ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ acid, oxide which react with acid and on dissolving in water, it form hydroxide, ठीक ना। तो बच्चों इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्साइड मतलब वही NaOH वगैरह, Na2O, K2O, ZnO। देख रहे हो ना, सारे मेटल हैं, मेटल के सारे ऑक्साइड में बता रहा हूं, Fe2O3 है ना, ये है। ठीक ना, तो लिख लीजिएगा बच्चों, ये एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। सर अच्छा, एम्फोटेरिक है ना? हाँ Zn एम्फोटेरिक है, मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में भी। यहाँ पर मत लिखिए, ZnO को मत लिखिए, ठीक ना, ZnO को मत ही लिखिए, एम्फोटेरिक में लिखेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक ना, अब देखिए बच्चों यहां पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे Na2O हो गया, ठीक ना, और इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करवा दिए, H2SO4 से, है ना। तो यहां से बच्चों फॉर्म कर देगा ये Na2SO4, ठीक ना, ये है प्लस H2O, है ना, ये चीज। दूसरा जो है Na2O
प्लस H2, यहाँ पर पानी में डिजोल्व किए तो NaOH बना देगा, 2NaOH बनेगा यहाँ पर, ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पर क्या है, ये बेस है और ये एसिड है, और यहाँ पर देखिए बेस है, मतलब ठीक है ऑक्साइड है, और यहाँ से ये ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करने के बाद में क्या फॉर्म कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है, ठीक ना। ये जल्दी से बच्चों लिखिए। है ना, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आईआईटी में पूछा गया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक ना। लिखिएगा पहले इसमें रूल, लिखिएगा, रूल लिखिएगा। मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, more is the oxidation number, more will be acidic strength of oxide. More is the oxidation number, more will be acidic strength of oxide. ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, N2O4 N2O5, ये हो गया भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +3 है, ठीक ना। यहाँ पर अगर आपको N2O दे दिया गया तो यहाँ पर +1 है, तो ये ज्यादा हो जाएगा ऐसे करके। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपसे पूछ लिया गया SO2 एंड SO3, है ना, ये है, तो SO2 और SO3 में SO3 का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +6 है और यहाँ पर +4 है। अगला जो है ये देखिए, Cr2O3 दिया गया है, CrO3 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए +6 है, यहाँ पर +3 है, ये ज्यादा। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, खैर करने लायक तो है नहीं। MnO, MnO2, MnO3, MnO4, ठीक नहीं, ये है नहीं MnO4 नहीं होता है, MnO4 माइनस होता है। आप Mn2O7 लिख लीजिए, ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +6 +4 और +2, ऐसे, तो ये जो हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक ना। और एक चीज बच्चों और याद रखेंगे कि जो CrO3 होता है ना, CrO3, एक चीज बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो मालूम है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, ये जो है ना, यही आईआईटी में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन, जिसको मालूम था उसने तुरंत कर लिया। ये देखिए CrO3 + H2 यहाँ पर ये है, तो ध्यान दीजिएगा H2CrO4, है ना, H2CrO4 यहाँ से फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा CrO3 को अगर पानी में डालोगे ना तो H2CrO4 फॉर्म होता है, और इसका नाम होता है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमिक एसिड, लिख लीजिएगा भाई। और जो MnO2 होता है ना बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिए इसको भी, नहीं तो कहीं पर आएगा ना आपका ऐसे ही छोटा छोटा पॉइंट आ जाता है आईआईटी एडवांस में। जेईई मेन में तो आसान आता है, बट जेईई एडवांस में थोड़ा कई बार आ जाता है। ये देखिए K2MnO4, है ना, यही छोटी छोटी पॉइंट्स ही आप याद रखोगे, क्या पूछ लेगा कौन जानता है, Mn2O7 + H2O, ठीक ना। तो HMnO4, ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैग्निक एसिड, देखिए ऊपर वाले का जो नाम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निक एसिड, मैग्निक एसिड, और नीचे वाले का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमैग्निक एसिड। एक मिनट, तो ये K2 नहीं होगा, H2 होगा ना, 1743 H2
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमैंगनिक, परमैंगनिक एसिड, है ना। परमैंगनेट आयन होता है परमैंगनिक एसिड, और दूसरा वाला होता है मैग्निक एसिड, ऊपर वाला, ठीक ना। समझ गए बच्चों, आया समझ में नंदी, अभिषेक नंदी? हाँ सर। शाबाश। आप ही के यहाँ से आवाज आया कुछ? नहीं सर। अभी अभी एक तो आवाज आ रहा था, आकाश। हाँ सर। आप ही के यहाँ से आवाज आया? नहीं सर। कंप्यूटर का जैसे लग रहा था। ठीक है। द्वैपायन थोड़ा इधर उधर जाते हैं, हमको लग रहा है द्वैपायन के यहाँ से आया है। बेंगलोर नहीं थोड़ा हाईटेक सिटी है, तो वहां पर हो सकता है मैं कुछ बेंगलुरु में कंप्यूटराइज टाइप नहीं में हूँ हो। तो। अरे अभी अभी नहीं हो, लेकिन पहले तो थे ना। हाँ, हम्म। मुझे गूगल असिस्टेंट का था, क्या चीज क्या चीज? गूगल असिस्टेंट का आवाज था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बढ़िया है। ठीक है भाई, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा रहे हैं भाई। हाँ, ठीक है बच्चों, तो मिटा रहे हैं हम इसको। और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। मिटा रहे हैं इसको, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। ये सब तो एक एक पॉइंट और लिख लीजिएगा तो बच्चों, लिख लीजिएगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, नोट करके लिखिएगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in periodic table, acidic strength of oxide increases, acidic strength of oxide increases। सर एक और बार ठीक है? रिपीट करेंगे? हाँ, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन periodic table, in periodic table, acidic strength of oxide increases। acidic strength of oxide increases। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा भाई, दूसरा पॉइंट, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom, basic strength increases, basic strength increases। ठीक ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी हम लिखवाएंगे बच्चों, बस एक दो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। आपको बताना है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा,
सर दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना है। हाँ 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 हाँ, कर लिए बच्चों? जल्दी 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 कीजिए। देखिए पहले वाले में क्या लिखोगे भाई? देखो सभी मेटल है ना, ठीक ना। हालांकि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर लिख दिए होंगे आप लोग, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ का लिखने चाहिए था, क्योंकि सभी क्या है, बेस है ना। तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ही लिख देता हूँ, आप लोग भी बेसिक स्ट्रेंथ का ही लिख लीजिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा है? देखो सबसे लेफ्ट में ये दोनों हैं, और ये दोनों क्या है, राइट में है थोड़ा, ठीक ना। तो देखिए बेरिलियम जो है नीचे है, तो नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ऐसे करके हो जाएगा ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर FeO और Fe2O3, इन दोनों में मैंने बताया था ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला वाला क्या है, +2 में है, दूसरा वाला +3 में है, तो ये हो जाएगा, ठीक ना, ये इस तरीके से। अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। TS में लिख दे रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक ना। तो देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, एक्सट्रीम राइट में होता है, एकदम सबसे ज्यादा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन सबसे पहले। अच्छा उसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में D ब्लॉक में आते हैं तो कॉपर दिखता है। और लिथियम और सोडियम क्या होते हैं, एक ही ग्रुप में होते हैं, बट लिथियम क्या होता है, ऊपर होता है, इसलिए ये ऑर्डर आ जाएगा। और लास्ट वाले में बच्चों भी एसिडिक स्ट्रेंथ ही लिख दीजिए, अब बेसिक स्ट्रेंथ लिख दीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए सोडियम है, तो सोडियम जो होगा ना, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये आ जाएगा ऐसे करके। फास्फोरस तो भाई P ब्लॉक में है, ठीक ना। तो यही आप लोग लिखे होंगे, ठीक ना। आयुष ये लिखे थे? हाँ सर। ठीक ना। तो अब अगला बच्चों लिख लीजिएगा न्यूट्रल ऑक्साइड, छोटा सा हेडिंग डालिए, न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक ना, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड में जो ना तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा ना तो बेस के साथ में, तो लिख लीजिएगा इसमें ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, oxide which neither react with acid nor with base, ठीक ना, ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर विथ बेस, ठीक है, उसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। 3 ऑक्साइड का नाम आप लोग याद रखोगे, N2O, NO and CO, these 3 ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना, N2O, NO
एंड CO। ठीक ना, ये 3 ऑक्साइड है। आगे आगे बच्चों लिख लीजिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मिटा रहे हैं इसको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक ना, ये है। आप ध्यान दीजिए, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड as well as with base, as well as with base, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा भाई, एसिड और बेस दोनों के साथ में ये रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल लिख लीजिएगा BeO, SNO, SNO2, गैलियम Ga2O3, Al2O3, है ना, ये हो गया PbO, ठीक ना, और PbO2। ये जिंक सर मैं ZNO, डिस्कनेक्ट हो गया था, एक और बार रिपीट कर देंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में हम बता रहे थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ में भी रिएक्ट करते हैं, ठीक ना। तो वही मैं लिखवाया हूं कि ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसके एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है सर। हम्म। ठीक ना बच्चों, ये हो गया। अच्छा, ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक होता है, लोग P ब्लॉक में पढ़ाते हैं, मैं तो यहीं पर पढ़ाता हूँ। हेडिंग डाल दीजिएगा एनर्ट पेयर इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को मालूम है, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ, एनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुने होंगे आप लोग बच्चों, एनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों ये बोलता है ना कि जैसे हमारा क्या बोलते हैं, ये बोरॉन की हम बात कर रहे हैं, बोरॉन। अब इसके बाद में बोरॉन के नीचे होता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अच्छा, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बोरॉन फैमिली का, हम लोग जानते हैं कि ये NH2 और Np1 होता है, ठीक ना, NH2 एंड Np1। अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई कि बोरॉन जो होगा ना, ध्यान से देखना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए एक बात आप लोग ये समझिए कि बोरॉन अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, +3 बनाएगा, है ना भाई। बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों लूज कर दिया तो +3 बनाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त बच्चों इसकी टेंडेंसी ये भी है कि सिर्फ P वाला ये लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो ये +1 भी शो करेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं ये +1 एंड +3 दोनों शो करते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं ये +1 एंड +3 दोनों शो करते हैं। लेकिन यहां पर जो थैलियम की अगर हम बात करें तो देखिए इसी तरीके से थैलियम भी क्या करेगा, 3+ भी शो करेगा, +1 भी शो करेगा। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, थैलियम में क्या होता है, इसका जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है। एक मिनट, थैलियम, थैलियम की अगर हम बात करें तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई।
है ना, वेरी हाई होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो NH2 एंड NP1 आपको देखने को मिलेगा, NH2 एंड NP1 ऐसे करके देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, न्यूक्लियस से सबसे क्लोज में कौन होता है? एस वाला होता है। ये NS क्या होगा, काफी क्लोज में होगा। तो देखिए हाई जेड इफेक्टिव होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा, हाई जेड इफेक्टिव होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है ना, इन दो इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से अपनी तरफ खींचता है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, ये मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे, समझ रहे हो ना, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सोचिए कि दो चीजें ए है, यहां पर बी है, तो मैंने क्या बताया, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बी की तरफ ट्रांसफर करे, बी वाला अपना इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ट्रांसफर करे, तब जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, यहाँ पर -1 आती है, सॉरी इसका -1 हो जाएगा, ठीक ना, एक जो मोर इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सब छोड़िए। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे थैलियम जो है, इसी तरीके से जैसे जब बॉन्ड बनाने जाएगा तो आपका एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, थैलियम का जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये इनर्ट हो जाते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एस वाला इसलिए ज्यादा अट्रैक्टेड होता है क्योंकि एस वाला न्यूक्लियस के क्लोज में होता है, ठीक ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझा रहे हैं कि एस वाला जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो थैलियम जो होता है ना, ये +1 शो करता है, ठीक है, ये +1 शो करता है। अच्छा इंडियम क्या शो करेगा, +3 शो करेगा। गैलियम क्या शो करेगा, +3 शो करेगा, ये +3 शो करेगा, ये +3 शो करेगा, ठीक ना, ऐसे। हाँ हाँ बोलो। सर 6 बज गए। 6 बज गए, तो बस यही है बच्चों। अब उसी तरीके से जैसे कार्बन वाला है, तो कार्बन वाले में भी देखिए NH2 एंड NP2, ठीक ना। तो S वाला इनर्ट हो जाता है, P वाला सिर्फ करता है, तो P वाले में क्या होगा, क्या बोलता हूँ कि वो मतलब 2+ शो करेगा, लास्ट वाला जो होगा। जैसे यहाँ पर लेड जो होता है ना, ये +2 शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे बिस्मथ होता है, ये क्या शो करेगा, आपका 3+ शो करेगा, समझ गए ना। तो यही है बच्चों, इसमें जो स्टेटमेंट होगा, ये आप समझ सकते हो कि टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू जैसे आपका कार्बन फैमिली क्या क्या शो करेगा, +4 एंड +2, लेकिन ध्यान दीजिएगा टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी जो होगी वो हायर वाले की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की डिक्रीज करेगी, लोअर वाले की टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ में आया बच्चों? सर लास्ट लाइन एक और बार रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबिलिटी क्या बोलता हूँ कि टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती है, और लोअर वाले की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करती है। आदित्य 5-10 मिनट के लिए मैं अगर रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर ठीक है सर। ठीक ना, बस 5-10 मिनट थोड़ा सा बता देते, नहीं तो ये बीच में ही छूट जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ठीक, आप एग्जिट कर जाओ, मैं इसको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। देखिए देखिए बच्चों, ये +4 है, ये हाँ हाँ बाय बाय बाय, हाँ देखिए भाई, +4 है, +2 है, ठीक ना। तो +4 और +2 देखो, कार्बन सर आवाज कट गया है। हाँ, कार्बन, कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम, इसके बाद में टीन, टीन के नीचे लेड, ठीक ना। आणविक अभी ज्वाइन कर रहे हैं,
देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ध्यान दीजिएगा, तो कार्बन जो होगा ना यहाँ पर ये +4 होगा, +4। मतलब जैसे जो कार्बन है, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे ना तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होगी ना वो डिक्रीज करेगी, और +2 वाले की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेड जो होता है ना ये +2 शो करता है, +4 नहीं शो करता है। शो करता है तो काफी अनस्टेबल होता है, शो करता है बच्चों, शो करता है बट काफी अनस्टेबल होता है। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर वो जो बोरॉन फैमिली में बाकी जो मतलब थैलियम को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स है वो तो मतलब +3 और